नमस्कार साथियों। आरएस जैसी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वो होती है नियमितता की। और ये नियमितता बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, विशेषकर जब आपकी तैयारी के पीक पर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। तो ऐसे में हम निरुद्देश्य हो जाते हैं, भटक जाते हैं कि अब किस तरह से कब काम करें, क्योंकि डेट आने में भी अभी समय लगेगा और 4-5 महीने का ये जो गैप है ये हमें और कार्यों में व्यस्त कर सकता है। इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूं, हमारी ये करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लास, जिसमें ना केवल हम प्रीलिम्स बल्कि मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप आज की इस कक्षा को देखिए और ये अनुमान लगाइए कि ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने जो दोस्त हैं उनको आप शेयर भी ये कर सकते हैं। तो अब ये नियमित रूप से डेली में आपको एक कक्षा इस तरह की देने वाला हूं, जिसको आप जब चाहें तब रास्ते में चलते हुए या फिर ऑडियो भी सुन करके और इससे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अखबार हैं हिंदी भाषा के, विशेषकर उनको, और वहां से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमको मिलेंगे उन सबको भी हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो अब से आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसे सुन लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों पहले टॉपिक की, जो है बुलिंग। ये आपके आरएस मेंस के पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर 3 के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है साइबर अपराध। ठीक है, या साइबर जितने भी अपराध है, क्राइम, उनके बारे में जो है टॉपिक दिया हुआ है। तो बुलिंग या बदमाशी जो है एक प्रकार की घटना है और इसका प्रयोग किसी भी ताकतवर के द्वारा कमजोर को परेशान करने के लिए किया जाता है, विशेषकर बच्चों के संदर्भ में। तो आपने देखा होगा कि कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पावरफुल होते हैं या फिर जिनका एक ग्रुप होता है, और वे क्या करते हैं, कमजोर बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको टीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो घटना होती है उसको हम एक तरह से बुलिंग का नाम देते हैं। तो कब होता है, जब लोग किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के खिलाफ बार बार और जानबूझकर कुछ शब्द गंदे बोलते हैं। जैसे कोई मोटा है तो उसको मोटा करके चिढ़ाना, ठीक है, कोई बच्चा पतला है या किसी की विशेष कोई संदर्भ कोई हकलाता हो तो उसको बार बार उस तरह से चिढ़ाना, या फिर कोई घटना किसी बच्चे के साथ हो जाए और उसको बार बार उस चीज पर जो है टॉर्चर करते रहना, ये जो घटना है उसको हम बुलिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो वेल बीइंग होता है, जिस तरह से वो मतलब अच्छी खुशहाल जो जीवन जी सकता है, उसमें एक दुविधा हो जाती है। वो ना तो किसी को बता पाता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी हमको बच्चों के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बुलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण जो है समाज में एक जिसको बोल सकते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति है। और अगर ये कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, विशेष करके सोशल मीडिया पर और इन पर किया जाता है, तो उसे हम साइबर बुलिंग का नाम देते हैं। और साइबर बुलिंग साइबर अपराधों के अंतर्गत ही सम्मिलित है, जो हमारे आईटी एक्ट के अंतर्गत जो है निर्धारित होता है, उसके अंतर्गत उसको डील किया जाता है। तो सरकार ने इस बुलिंग को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। सरकार ने जो है आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया है, एक विशेषज्ञों की गाइडलाइन तैयार की है। ठीक है, और जैसे ये फाइनल हो जाएगी, इस गाइडलाइन को हमारे देश के सभी स्कूल्स में और जो विशेषकर कोचिंग संस्थान है वहां पर भी इसे लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक विशेष आयोग है जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है और इसी के द्वारा यह परिभाषा तय की गई है। तो इसमें कहा गया है कि बच्चों के शरीर का मजाक उड़ाना, उन्हें मोटा, काला या नाटा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उनके प्रति, वो क्या कहलाएगा, अपराध के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अंतर्गत जो है एक एंटी बुलिंग कमेटी स्कूलों को बनानी होगी, और यह कमेटी बुलिंग के शिकार बच्चों की जानकारी किसे देगी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अर्थात किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन स्थापित किया गया है, जिसमें किशोरों द्वारा होने वाले अपराधों को और उनसे जुड़े मामलों को देखा जाता है। तो उसको, और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी उसको वो इन बच्चों की जानकारी देगी जो बुलिंग के शिकार हुए हैं, ताकि उन बच्चों को समय रहते हुए सही ट्रीटमेंट देकर के, सही उनसे व्यवहार करके और उनको वापस से मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। क्योंकि जब बुलिंग होती है तो बच्चा अपने आप को अपमानित महसूस करता है और इस स्थिति में वो अकेला पड़ करके और ऐसे कदम उठा लेता है जो उसके जीवन के लिए घातक होते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
आरएस प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पेपर 3 में जो आपका स्पोर्ट्स एंड योगा का पोर्शन है वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा पेपर 3 में। तो हम इसको साथ का साथ लेते हुए चलेंगे। रणजी ट्रॉफी जो कि एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है प्रथम श्रेणी का, ठीक है, वो आयोजित हो रहा है इस समय वर्तमान में, और जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजित मैच में, जिसमें राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों अभी मैच खेल रहे हैं, उसमें जो है प्रतियोगिता के दूसरे दिन राजस्थान के गेंदबाज है, मीडियम पेसर गेंदबाज है अराफात खान, इन्होंने एक विशेष तरीके से जो है राज्य की दूसरी हैट्रिक बनाई है। मतलब राज्य के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के अंतर्गत हैट्रिक बनाई है। इससे पहले 1970 में यह कारनामा किया गया था और यह कारनामा किया था कैलाश गट्टानी ने, ठीक है। तो कैलाश गट्टानी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इस तरह से हैट्रिक अपनी बनाई थी, और ये 1970 में वाराणसी में खेले गए एक मैच में उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने बनाई थी। लेकिन अब यहां पर अराफात खान का नाम आप रट लीजिए, क्योंकि आगामी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आरएस हो या अदर कोई भी, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये इन्होंने क्या किया, पहली पारी में उन्होंने 2 विकेट, अंतिम 2, 9वां और 10वां विकेट लिया, ठीक है। और उसके बाद जब अगली पारी शुरू हुई और उसमें जब उन्होंने अपना पहला ओवर फेंका तो उसकी पहली गेंद पर उन्होंने एक और खिलाड़ी को आउट कर दिया। तो यहां पर इन्होंने 3 खिलाड़ियों को लगातार 3 बॉलों पर आउट करते हुए अपनी हैट्रिक बनाई है। अराफात खान इनका नाम है, याद रखिए, राजस्थान के खिलाड़ी हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स में यह चीज काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। चलिए आगे बढ़े और अगली अपनी खबर देखते हैं। तो कुछ विशेष चीजें हैं जिनको मैंने कवरअप किया है, जो आपके मुख्य और प्रारंभिक दोनों परीक्षाओं में काम आएगी। तो मैंने दोनों ही तरफ जो है प्री और मेंस दोनों का कंटेंट एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। हमारे जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के श्री वासुदेव देवनानी जी, जो अजमेर उत्तर से क्या है, विधायक हैं, ठीक है। तो ये ऐसा डेटा आपको याद रखना है एक्स्ट्रा में, ये आपको अखबार में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ये चीजें याद होना जरूरी है, विशेषकर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हैं उनके लिए। जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सांगानेर विधानसभा अध्यक्ष, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसी तरह से ये अजमेर उत्तर से हैं और ये हमारी विधानसभा के क्या नियुक्त किए गए हैं, हमारी विधानसभा के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए वासुदेव देवनानी जी, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया था, यह आपके लिए प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रोटेम स्पीकर कौन बना था हमारी इस वाली विधानसभा का। तो इन्होंने, चूंकि हमेशा ये नहीं होता कि अध्यक्ष उपलब्ध रहे, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के संचालन के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। तो एक जो इनका ग्रुप है उसमें 4 विधायकों को इन्होंने सभापति के रूप में इनकी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। इनमें कपासन से अर्जुन लाल जिनगर, राजेंद्र पारिक, संदीप शर्मा और फूल सिंह मीणा को सभापति नियुक्त किया है। तो जब भी आपके अध्यक्ष नहीं होते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करने वाले हैं। अब ये कहां से होता है, तो ये आपके संविधान के अनुच्छेद 178 में प्रावधान किया गया है कि हमारी विधानसभा, ठीक है, उसमें क्या होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी जैसे ही विधानसभा की बैठक होती है। तो जैसे ही विधानसभा का गठन होगा यथाशीघ्र क्या करेंगे, पहली बैठक में ही 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, और जब इनका पद रिक्त होता है तो उस स्थिति में किसी अन्य सदस्य को चुना जाएगा। तो ये हमारे संविधान में एक प्रावधान है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं जो आपके संविधान में से आपके लगभग 50 अनुच्छेदों को कम कर देगी। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में अनुच्छेद 72 से लेकर के और अनुच्छेद 111 दिए हुए हैं। ये हमारे संघीय जो व्यवस्था है उसके बारे में है, जो हमारा केंद्र में जो व्यवस्था है उसके बारे में, और 72 क्षमादान से शुरू है राष्ट्रपति के, और 78 विधेयकों पर अनुमति, 111 विधेयकों पर अनुमति पर खत्म होता है, ठीक है। अगर आप इनमें ऐड कर देते हैं 89, तो ऐसी की ऐसी सेम टू सेम व्यवस्था आपको कहां पर मिलेगी, आपके जो इसी के अनुरूप हमारे राज्यों में जो प्रावधान है उनके लिए मिलेगी। जैसे आपने 72 में जैसे ही 89 ऐड किया तो क्या होगा, 161 पर आप चले जाएंगे। तो जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां हैं, वैसे ही अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियां आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह 111 में जैसे ही आप 89 ऐड करेंगे, आप कहां चले जाएंगे, अनुच्छेद 200 पर, ठीक है।
तो जैसे अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति को लेकर के और प्रावधान किए गए हैं, उसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को जो अनुमति दी जाती है उसके प्रावधान किए गए हैं। ये बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, इनको याद कर लीजिए आप किसी भी एक को। तो जैसे आपने संसद के याद कर लिए, आप सीधे 89 जोड़िए और आप यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद, दो अपवाद है जिनको आपको ध्यान रखना है, वो है अनुच्छेद 82, ठीक है, और अनुच्छेद 108, ठीक है। अनुच्छेद 82 में आप जानते हैं परिसीमन की बात की गई है कि जब भी नई जनगणना होगी तो उसके बाद में जो सीटों का जो है समायोजन वापस से किया जाएगा लोकसभा में। तो ये जो 82 है, इसके बदले में जो हमें अगले वाले पोर्शन में 89 जोड़ने के बाद जो मिलेगा, मतलब अगर 82 में आप 89 जोड़ेंगे तो आपको सीधा ये मिल जाएगा 171 अनुच्छेद। तो इसमें विधान परिषदों के बारे में एक अलग से प्रावधान किया गया है, ठीक है। एक तो यहां पर अंतर होगा। दूसरा जो आपका 108 में जो संयुक्त बैठक होती है सदनों की दोनों की, ठीक है, तो यहां पर इस संयुक्त बैठक का प्रावधान भी विधानसभाओं में नहीं होता है। तो उसके लिए भी एक दूसरा प्रावधान आपको, जब आप 89 इसमें ऐड करेंगे तो आपको वहां पर जो राज्य वाला हिस्सा है वहां पर मिलेगा, ठीक है, भाग 6 में। तो यह ध्यान रखना है आपको कि ये दो के अलावा बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं, जैसे मान लीजिए आपको याद है कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था हमारे देश में की गई है, ठीक है। तो आप इसमें 89 जब ऐड करेंगे तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, 165 पर। तो आपको याद होना चाहिए कि 165 पर राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात की गई है। इसी तरह की और भी प्रावधान आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आगे देखिए, अनुच्छेद 112 से लेकर के और अनुच्छेद 123 में जो प्रावधान है उसमें अगर आप 90 ऐड कर देते हैं, मतलब जैसे ही आप इसमें 9 ऐड करेंगे तो अनुच्छेद 202 से लेकर के और अनुच्छेद 213 तक भी वही प्रावधान है, दोनों में सेम, मतलब जो प्रावधान इनमें है वही प्रावधान इनमें, लेकिन यहां पर आपको प्लस 90 करना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अब याद कर लीजिए। तो आपको जो विशेष करके, जैसे पिछली बार आपको पूछा गया था कि जो हमारे विधानसभाएं हैं उनके अंदर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 201 और 202 के। तो अगर मान लीजिए आपको वही प्रावधान संसद के बारे में पता है तो आप सीधा उन अनुच्छेदों को जोड़कर या घटा करके देख सकते हैं, और आपको अतिरिक्त 2 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रावधान लगभग समान होते हैं। जहां कहीं कुछ अपवाद हो उनको निकाल करके आप देख लीजिए, आपका काम यहां से बहुत इजी हो जाएगा। और हमारा संविधान का जो 100 अनुच्छेदों का मटेरियल है वो आपका 50 अनुच्छेदों के अंतर्गत सीमित हो जाएगा। तो ये कोशिश आप जरूर करें, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि मुझे ये दिखा, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, तो मैंने ये चीज आपको बताने की कोशिश की है। चलिए अब देखते हैं हम अगला जो है कि लोकसभा में जो है टीकाराम जूली, सॉरी विधानसभा जो हमारी है उसमें विपक्ष के नेता के रूप में टीकाराम जूली जो है उनकी क्या की गई है, उनकी नियुक्ति की गई है। तो इनको मान्यता भी दे दी गई है। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से, कहां से, अलवर ग्रामीण से हमारे क्या है, विधायक हैं, और पिछले दिनों ही इनको कांग्रेस ने प्रतिपक्ष नियुक्त किया था। अगर प्रतिपक्ष नेता की बात करें तो इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं होता। इसकी व्यवस्था की गई थी जब प्रतिपक्ष सत्ता में आया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1977 तक आप देखते हैं कांग्रेस का ही राज है, और उसके बाद जनता दल की सरकार जब आती है उसी साल विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता दी गई थी। जनता दल की सरकार के आने के बाद जब हमारी जो संसद बैठी तो छठी विधानसभा से, हमारे यहाँ पर छठी जो संसद है वहां से इसका सूत्रपात हुआ है प्रतिपक्ष नेता का दोनों सदनों में। ये जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं इनका दर्जा किसके बराबर होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर। तो जैसे हमने देखा था कि कैबिनेट में जो अलग अलग 3 प्रकार के मंत्री हैं, तो सॉरी हमारे जो मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्री होते हैं उनमें सर्वोच्च कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसी के बराबर की सुविधाएं, वेतन भत्ता और बाकी सुविधाओं का हकदार कौन बनता है, यहां पर ये विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता के बारे में संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन जो संसद की विधि है, ठीक है, संसद की जो कार्य प्रणाली के प्रक्रिया के नियम है, विधानसभा के जो नियम है उनमें इसका प्रावधान किया गया है। तो यहां से आपका एक और पॉलिटी का टॉपिक क्लियर होता है। अब आप एक साथ पढ़ेंगे चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन आप रिलेट करके जब पढ़ेंगे चीजों को, तो अब जैसे आप इस टीकाराम जूली वाली खबर को याद रख पाएंगे तो आपको यहां से यह भी याद हो जाएगा कि प्रतिपक्ष के नेता के बारे में क्या क्या प्रावधान हमारे यहां पर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले टॉपिक की, जो है
हमारे जो राज्यपाल हैं उनका अभी अभिभाषण हुआ था, जब हमारी जब संसद की सॉरी अभी हमारा जो सत्र चालू हुआ है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, तो उसमें क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पर एक अभिभाषण पढ़ा जाता है जब भी विधानसभा के बनने के बाद में, नई विधानसभा के चुनाव होने के बाद में पहली बार जब एक साथ में बैठती है, एक तो प्रोटेम स्पीकर के बाद में स्पीकर की नियुक्ति के लिए बैठा जाता है, तो वहां पर शपथ लेने का कार्यक्रम होता है, लेकिन उसके बाद विधानसभा जब सुचारू रूप से खुद शुरू होती है तब एक अभिभाषण दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें सरकार पर आर्थिक कुप्रबंध का आरोप यहां पर लगाया गया है, और इसमें क्या कहा गया ये देखिए कि 2018-19 में जो सरकार या फिर जो हमारी राजस्थान है, राजस्थान पर प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए का कर्जा था। मतलब अगर हम टोटल हमारे कर्जे को जोड़ें और उसमें अगर जनसंख्या का भाग दे दें तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या गरीब अमीर कोई भी हो, उस पर इतना रुपया लगभग कर्जा आज की तारीख में हमारी सरकार का है। जबकि 2023-24 पर आते आते कहां पर पहुंच गए हम? 70,080। तो पहले कितना था? 5 साल पहले 40,000 रुपए था, और 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 70,800 रुपए का कर्जा कर दिया, ऐसा इस अभिभाषण में कहा गया है। अब हमारे लिए एक तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यही चीज आपके इकोनॉमिक रिव्यू जो नया आने वाला है उसमें आपको दिखेगी, क्योंकि ये डेटा वहीं से लिया गया है, ये ऑफिशियल डेटा सरकारों का दिया जाता है। तो आप देखना, आप याद कर लीजिए कि हमारा जो ऋण है वो इसके अनुरूप होगा, ठीक है। इसको आप जनसंख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको फाइनल जो टोटल डेप्ट है हमारा वो पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है, तो उसके लिए हम यहां पर देख सकते हैं अनुच्छेद 176 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब कब होता है? जब भी विधानसभा का आम चुनाव के बाद पहला सत्र होगा शुरू, और इसके बाद प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जो पहला सत्र होगा उस सत्र में शुरुआत पर राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं, या फिर अगर विधान परिषद वाले राज्य हों तो वहां पर जब दोनों सदन एक साथ इकट्ठे होंगे तो वहां पर वो क्या करेंगे? विधानमंडल को इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति, कार्यप्रणाली आदि के बारे में बताएंगे। तो ये प्रावधान हमारे अनुच्छेद 176 में। अब लगा लो वही हिसाब 89 वाला, अब यहां से 89 माइनस कर दो तो आप कहां पहुंच जाओगे? 87 पर। तो 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख है। बस कितना सिंपल हो गया ना, एक चीज याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद रटने की आवश्यकता नहीं, केवल एक वाले में या तो संसद के कर लो या फिर आप तो संसद के कर लें तो बेटर है, ठीक है। तो आपको आराम से और ऑटोमेटिकली आपको विधानसभा के याद हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है राज्यपाल द्वारा अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग से जुड़ा हुआ मामला। तो अभी हमारे राज्यपाल जो हैं उनके द्वारा क्या किया गया है? 2 विधेयकों को लौटा दिया गया है। 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए जो बिल पारित किए गए थे उनको इन्होंने मंजूरी नहीं दी है और इसको वापस लौटा दिया है। इनमें है व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है, और सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी। इन दोनों को इन्होंने क्या किया? कुछ कमियां बताते हुए कहा है कि इनका जो तरीका है वो सही नहीं है, अनुचित है, और इसलिए इन पर कार्यवाही की भी समीक्षा इन्होंने की है। अब क्या प्रावधान है संविधान में वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 यूनिट 1 में आपका पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, तो राज्यपाल जो है जब भी उसके पास में कोई विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित करके भेजा जाता है तो वो जब अपनी सहमति देता है तो वो अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं 3 कार्रवाई कर सकता है वो। पहला तो वो क्या करेगा? जो भी प्रस्तावित कानून है उस पर सहमति दे देगा। यह व्यवस्था हमारे साधारण विधेयकों के मामले में होता है। वित्त विधेयक के मामले में व्यवस्था अलग होती है, तो हम उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावित कानून पर सहमति देना पहला ऑप्शन होता है राज्यपाल के पास में। दूसरा ऑप्शन राज्यपाल के पास में क्या होता है? वो प्रस्तावित कानून पर अपनी सहमति रोक लेगा और इस तरह से फिर वो बिल पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो कोई समय सीमा नहीं है उसके ऊपर कि वो कब तक इसको रोक सकता है। और तीसरा वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को अपने पास में रख लेगा और इसे राष्ट्रपति को भेज देगा। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रावधान आपके संविधान में अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अंतर क्या है कि जो रोकने वाला जो राष्ट्रपति को भेजने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है संसद के रूप में, वो किसी और को भेजेगा नहीं। लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है? कुछ ऐसे मामले जहां उसको लगता है कि ये मुद्दा संघीय ढांचे को लेकर के कुछ खतरा है या फिर हाईकोर्ट से जुड़े मामलों पर जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्लू जुड़ा हुआ है जो उनकी शक्तियों को कम करता है, सीमित करता है, तो
ऐसे मामलों में वो क्या कर सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक जो हमारा पहला विकल्प है प्रस्तावित कानून पर सहमति देना, इसमें इसको एक अधिकार यह भी मिलता है कि ये क्या करेगा, एक बार पुनर्विचार करने के लिए या बदलाव करने के लिए सदन को वापस भेज सकता है। अगर वो इस तरह से वापस भेजता है तो सदन चाहे तो उन बदलावों को स्वीकार कर ले या फिर चाहे तो बिना बदलाव स्वीकार किए भी वापस भेज सकता है, और ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, 200 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को भेज देता है तो फिर अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी शक्तियां दी गई है। इस पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, या तो इसको दोबारा से वापस भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको सहमति दे सकते हैं, दोनों में से एक काम वो कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को अगर वापस से भेज दे विधानसभा पास करके, तो ऐसे में राष्ट्रपति फिर वापस भेज सकते हैं। तो ये क्रम चलता ही रहेगा, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि वो कितनी बार वापस करेगा, वो कितनी भी बार वापस कर सकता है, उस पर कोई रोक राष्ट्रपति पर नहीं लगाई गई है अनुच्छेद 201 में। ठीक है, ये आप अंतर को बिल्कुल आराम से समझ लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो है अखबार में छपा है, ये आपके राजस्थान पत्रिका का एक आर्टिकल है, इराक और ईरान के संघर्ष को लेकर के ये आर्टिकल छपा है। तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो हमारा टॉपिक है पेपर 3 में, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दरअसल अभी हुआ क्या है घटनाक्रम, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में जो बलूचिस्तान प्रांत है, पाकिस्तान के नक्शे की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मूलभूत रूप से 4 प्रकार के मुख्य जनजाति समूह रहते हैं। ठीक है, उनमें से पाकिस्तान का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो कि पंजाब क्षेत्र से लगती हुई सीमा है, वहां पर पंजाबी वर्ग रहता है। इसी तरह से जो उसका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जो कि हमारे गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ सिंध नदी का क्षेत्र है, उनमें सिंधी लोगों का अधिक प्रदेश है या उस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। इसी तरह से जो उनका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, वो एरिया पश्तून लोगों का एरिया उसको कहा जाता है, और उसको हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रांत के नाम से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी उसको कहा जाता है। और जो चौथा बड़ा प्रांत है जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, वो दरअसल बलूच जाति का एक क्षेत्र है। ठीक है, और वो लगभग ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों में ही इस बलूच जाति का विस्तार हमको देखने को मिलता है। अब हुआ क्या है कि इस क्षेत्र में आपके एक संगठन का निर्माण हुआ था 2012-13 में, एक आतंकवादी संगठन जिसको ईरान कहता है, जिसका नाम है जैश अल अदल। जैश अल अदल एक विशेष संगठन है और ये सुन्नी समुदाय का संगठन माना जाता है। तो अगर हम ईरान और जो पाकिस्तान के इस बॉर्डर वाले एरिया को देखें, 1000 किलोमीटर लंबी इनके बीच की बॉर्डर है। ठीक है, और पाकिस्तान और ईरान में अगर हम अंतर देखें तो ईरान में आपके शिया समर्थक लोग जो है ज्यादा मिलते हैं, जबकि जो बलूचिस्तान प्रांत है वो सुन्नी समर्थक लोगों को मदद करता है, उनको जो है उनको समर्थन प्रदान करता है। इसीलिए वहां पर कुछ आतंकवादी ग्रुप के रूप में जैश अल अदल जैसे संगठन पनपे हैं। तो इन्होंने अभी कुछ अटैक जो है वहां पर किया और कुछ लोगों की मृत्यु ईरान में हुई। तो ईरान ने उसके बदले में एयर स्ट्राइक की और ड्रोन के हमले करके, मिसाइल अटैक करके जो है वहां पर कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा दोनों के बीच में क्लैश की या तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। शिया सुन्नी के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि 2 समुदाय हैं, सुन्नी समुदाय बहुल है जबकि शिया कम मात्रा में है। तो इनका अंतर भी इसलिए है क्योंकि जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है तो उनके बाद में एक तरफ जहां सुन्नी वर्ग में हम खलीफाओं की स्थिति देखते हैं, 4 खलीफा हम सुनते हैं। ठीक है, तो उसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ये 4 क्रम से बताए जाते हैं कि सबसे ऊपर हजरत अबू बकर हैं, फिर उसके बाद में उमर हैं, फिर उस्मान और अली। तो ये जो हजरत अली चौथे वाले हैं, ये पैगंबर मोहम्मद के दामाद भी थे। ठीक है, और उसके साथ साथ ये उनके चाचा के लड़के भी थे। तो ये जो हजरत अली हैं, इनको शिया समुदाय के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि इन्हीं को प्रधान माना गया था, इन्हीं को जो है पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी चुना गया था। तो वो उनको सबसे पहले दर्जा देते हैं, और इसलिए शिया और सुन्नियों के बीच में एक मतभेद देखने को मिलता है, जबकि सुन्नी जो है वो इनको चौथे खलीफा के रूप में देखते हैं। शिया और सुन्नी में एक और अंतर यह है कि सुन्नी जहां इस्लामिक पंथ को लेकर के बहुत कट्टरवाद को दर्शाता है, वहीं पर जो शिया वर्ग है वो थोड़ा लिबरल माना जाता है इस मुद्दे में। ठीक है, और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को भी समर्थन प्रदान
करता है। ईरान को एक शिया समर्थक समुदाय के रूप में देखा जाता है और वहां पर सुन्नी अल्पसंख्यक हैं। और ये जो जैश अल अदल ये है, ये कहता है कि जो सुन्नी वर्ग है ईरान में उस पर अत्याचार किए जाते हैं शिया वर्ग के द्वारा, क्योंकि अधिकतर उच्च पदों पर शिया ही वहां पर काबिज है। तो ये इस तरह का एक माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। मुद्दा आता है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया, तो हमने देख लिया कि जो बलूचिस्तान के बगल में ही ईरान का क्षेत्र जिसको हम सीस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, वहां पर क्या हुआ, उन्होंने कुछ हमले कर दिए थे। तो इन हमलों की वजह से 13 ईरानी सैनिक मारे गए थे, ऐसा ईरान ने कहा। ठीक है, अब बात आती है कि इन तनावों की वजह क्या है, तो उस वजह को भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो मैंने आपको पूरी बता दी वजह कि क्यों वजह हो रही है, शिया सुन्नी समुदाय के और बाकी जो जैश अल अदल जैसे संगठनों की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये बॉर्डर और इसके बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब देखिए कि जैश अल अदल कौन है, ये भी हम समझ गए, अलगाववादी संगठन है। 2012 में सुन्नी मुस्लिमों का ये संगठन स्थापित किया गया था और ये लगातार इस क्षेत्र से बलूच लोगों को, या जो जिनको कह सकते हैं जो सुन्नी जो लोग हैं, उनके हकों के लिए ये यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है। अब इससे दुनिया पर क्या असर होगा, तो ये एक पॉलिटिकल इसका जो है वो हम देख लेते हैं, या फिर जिसको हम बोलेंगे जो एक डायनामिक्स इसका ओपन होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे। अशांति और महंगाई, ये दो चीजें बढ़ने वाली है। आप सभी जानते हैं कि बड़े लंबे समय से 2 साल हो गए रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार तनाव की स्थिति है। इसके बाद में मध्य एशिया में आपने देखा, मिडिल ईस्ट में जो इजराइल वाला मामला है, ठीक है, वो हमने देखा, फिलिस्तीन इजराइल जो अभी हाल में जितने भी घटनाक्रम हुए। और अब अगर मान लीजिए ये मध्य दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है जिसकी हम बात करें, इसको मध्य दक्षिण एशिया हम कह सकते हैं, इस क्षेत्र में अगर इस तरह की घटनाएं शुरू होती है तो फिर ये जो यूरोपीय क्षेत्रों में जो इकोनॉमी को नुकसान अभी हो रहा है वो और बढ़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच में भी एक तनातनी की स्थिति हमको लगातार मंचों पर देखने को मिलती है। और ईरान ने अभी बीच में इराक जैसे और सीरिया पर भी हमले किए थे, ऐसा तथाकथित ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर भी हमले किए। तो अब नए केंद्र के रूप में यह क्षेत्र वापस से विकसित हो सकता है। पाकिस्तान में भी अब जो है चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं होना निश्चित रूप से वहां पर राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म देगा। वैसे भी राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। ठीक है, एक बलूचिस्तान मूवमेंट भी चलाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो बलूच क्षेत्र है जहां पर बलूच जनजाति रहती है, ये बलूच जाति जो है ये कपड़ों का ज्यादातर व्यापार करती है। ठीक है, और ये इसी क्षेत्र में पाई जाती है। पठान और ये जो बाकी होते हैं उनसे अलग है। ठीक है, तो ये बलूच जो है इनको लगातार बलूच मूवमेंट के नाम पर, बलूचिस्तान मूवमेंट के नाम पर एक अलग राष्ट्रवाद की भावना, मतलब एक अलग राष्ट्र बलूच का हो, क्योंकि ज्यादातर राष्ट्रों का निर्माण इस राष्ट्रवाद की भावना से ही हुआ है। ऐसे ही एक राष्ट्रवादी भावना बलूचिस्तान क्षेत्र में लगातार बलूचिस्तानी मूवमेंट के माध्यम से विकसित की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा ईरान और जो पाकिस्तान का जो संघर्ष अभी देखने को मिल रहा है वो हमें यहां पर सामने हमारे आ रहा है। इसके कुछ भारत पर भी प्रभाव पड़ेंगे, तो वो आगे मैं एक और आर्टिकल में आपको बताने वाला हूं, तो वहां पर हम रुकते हैं। अभी हम बात करते हैं पेपर 2 में जो व्यावसायिक नैतिकता है उससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल छपा है, उस पर हम बात करते हैं, जो कि है ड्रग ट्रायल का। भारत में ड्रग ट्रायल जो किए जाते हैं उनके बारे में। तो यहां से आपको इंडियन इकोनॉमी में भी एक स्नैपशॉट देखने को मिलेगा। वो क्या कि भारत में जो फार्मा उद्योग है, अगर हम उसकी बात करें तो दुनिया में 13वें स्थान पर वर्तमान में हमें। ये लाइनें आप याद कर लीजिए, आपके इकोनॉमिक रिव्यू में भी दी हुई है, इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू में। और उत्पादन और बिक्री के मामले में हम तीसरे और ट्रायल के मामले में टॉप 5 देशों में शामिल है। 4 लाइनें तो आपके पास हो गई कि भारत फार्मा उद्योग में दुनिया में 13वें स्थान पर है, पहली लाइन। दूसरा, दवाइयों के उत्पादन और बिक्री में हम वर्तमान में तीसरे स्थान पर हैं, जबकि जो दवाओं का परीक्षण या ड्रग ट्रायल जिसे कहते हैं उसमें हम 5वें स्थान पर वर्तमान में दुनिया में हैं। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा है ड्रग ट्रायल का। तो ड्रग ट्रायल होता क्या है ये समझिए, मतलब ड्रग ट्रायल मतलब ड्रग का ट्रायल करना, ड्रग का परीक्षण करना। तो किसी भी दवा को बाजार में उतारने से पहले उसके प्रभावों का अध्ययन जो है लोगों पर या मरीजों पर करने का प्रयास किया जाता है। और ये जो प्रयास किया जाता है इसी को हम ड्रग ट्रायल के नाम से कहते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी गतिविधि नहीं है कि हर कोई कर ले, ये एक विनियमित गतिविधि है जिसको सरकार की एक जो है सोसाइटी इसको देखती है, एथिक्स कमेटी जो है इन ट्रायल्स पर नजर रखती है। ये काम अधिकृत सरकारी और निजी रिसर्च सेंटर में होता है जहां पर पहले से इसके बारे में अनुमति ली गई हो। इसके लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें एक चेयरपर्सन होता है, कुछ मानद सचिव होते हैं, MBBS डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक में जो काम करने वाले लोग हैं वो होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ
वकील और आम आदमी इसमें सम्मिलित है, इस कमेटी में। ठीक है, तो ये कमेटी लगातार निगरानी रखती है कि कहीं अवैध और अनैतिक रूप से तो ड्रग ट्रायल नहीं किए जा रहे हैं, कहीं लोगों पर बिना परीक्षण के तो दवाओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जब ड्रग ट्रायल होता है तो बाकायदा उसका एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं जिस व्यक्ति पर ये ट्रायल किए जा रहे हैं। इसके बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरी की पूरी ट्रायल का जानकारी रखा जाता है संग्रहित करके। तो यहां पर ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कमेटी जो है इसके काम क्या होते हैं उस पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। तो कमेटी के कामों की बात करें तो सबसे पहला तो ट्रायल के जितने भी मुद्दे हैं उन पर ये जानकारी रखता है कि कौन कौन से जो ट्रायल हो रहे हैं तो कहां कहां हो रहे हैं। इसके बाद में रोगी चयन को ये पक्षपात नहीं होने देता, कि ऐसा नहीं है कि किसी अपनी मर्जी से डॉक्टर रोगी चयन करे, नहीं, ट्रायल के लाभ और जोखिम की तुलना करता है। अब क्या हो सकता है कि अगर मान लो दवाई को मार्केट में उतारना है, उसका लाभ लेना है, तो क्या करेगा व्यक्ति, कम बीमार व्यक्ति को ही दवा का जो है प्रयोग करेगा, तो पता ही नहीं चल पाएगा कि अधिक बीमारी में वो दवा काम करती है या नहीं करती। तो यहां पर एक फेयरनेस का काम ये कमेटी करती है। जिस मरीज पर ट्रायल हो रहा है उसकी सहमति पत्र और वीडियो रिकॉर्डिंग को ये देखती है कि सब कुछ काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, क्योंकि कई बार मरीजों की ट्रायल के दौरान मौत हो जाती है, तो अगर लापरवाही से ऐसा होता है तो उस मुद्दों को भी ये देखते हैं। मरीज को जो नुकसान होता है उस पर उसको कितनी क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी, मुआवजा मिला नहीं मिला, ये सारे मुद्दे ये कमेटी देखती है। जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनके भी जो है दायित्व होते हैं कि वो लोगों में जागरूकता पैदा करें। ठीक है, दवाओं के उपयोग का जो भी नैतिक मसला है उस पर भी वो बात करे, और ट्रायल का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी वो देखे। तो ये सारे काम ड्रग ट्रायल के अंतर्गत करते हैं और ये व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो व्यावसायिक नैतिकता क्या कहती है कि किसी भी व्यवसाय को अपने व्यवसाय से जुड़े नैतिक नियमों, मापदंडों और मानकों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, और अगर वो इसके विपरीत कार्य करता है तो ये नैतिकता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं आपके पेपर 2 के लिए और प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। भीलवाड़ा में अभी राजस्थान का पहला लेप्टोस्पायरोसिस रोगी मिला है। तो लेप्टोस्पायरोसिस एक नया नाम टर्म अखबार में सामने आया है। ये एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो विशेषकर बच्चों में देखने को मिलती है, और एक बालिका के अंदर ये जो हमारा भीलवाड़ा है वहां पर अस्पताल में पाया गया है। दरअसल ये बीमारी जो है, जो चूहे होते हैं, चूहों के मूत्र से बच्चों में होती है। तो कई बार चूहे जो गेहूं और ऐसी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर अगर मूत्र कर दे और उसके विषाणु वहां से जो है किसी भी प्रकार का वायरस अगर फैल जाता है तो ये बीमारी हो सकती है। इसमें डेंगू की तरह बुखार आता है, पहले सामान्य बुखार होता है और लक्षण 5 से 6 दिन बाद में मिलते हैं, और ये पहला मामला हमारे यहाँ पर है। तो नाम याद रखना, लेप्टोस्पायरोसिस। तो अगर आपको सीधा ही पेपर 2 में जो हमारे रोग वाला जो पोर्शन है साइंस वाले फील्ड में, आरएस मेंस के पेपर 2 में, तो वहां से अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, सिलेबस रटा होना चाहिए आपको। सिलेबस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेबस याद नहीं है तो मान के चलिए नुकसान भोगना पड़ेगा। हमने भोगा है पहले वाले एग्जाम्स में हमारे में, तो अब यही है कि हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि चीजों को उस तरह से तैयार करें जैसा जरूरत है, और हर चीज करंट से रिलेटेड होकर के हमारे पास हो, ताकि चाहे वो आपको स्टैटिक पोर्शन से आए या करंट से हम चीजों को कर सकें। ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे जुड़ी कुछ बातें और भी है, जैसे कि सही इलाज ना मिले तो बुखार 15 दिन तक रहता है, पीलिया, हार्ट फेल का भी खतरा इसमें हो सकता है। अब हम अगला एक और टॉपिक पढ़ेंगे, और ये भी भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक और आर्टिकल जो है मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि इस पर हम बात कर लेते हैं। दरअसल जो हमला ईरान के द्वारा किया गया था वो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनकी जब एक यात्रा अभी हाल ही में की गई थी उस दौरान ही हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की यात्रा की और इस दौरान एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर बात हुई और उस पर भारत को सफलता भी हाथ लगी है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? चाबहार बंदरगाह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो चाबहार बंदरगाह परियोजना जो है उस पर भारत और ईरान के बीच में समझौते की ओर कदम बढ़े हैं। इस बातचीत के सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं चाबहार बंदरगाह है क्या। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, तो आप ईरान का मैप आप सबने देखा होगा। ईरान के मैप को अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से आप देखते हैं, जो फारस की खाड़ी है, ठीक है, वहीं पर आपका ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और यहां पर आपका चाबहार बंदरगाह हमको देखने को मिलता है। ठीक है,
ये आपकी फारस की खाड़ी हो जाती है, इधर आपका अदन, सऊदी अरब और बाकी क्षेत्र आ जाता है, और यहाँ पर आपके लाल सागर और अफ्रीका वाला एरिया आ जाता है। तो ये जो आपका बंदरगाह है, मैं अभी आपको मैप में भी दिखा दूंगा, पूरा मैप मेरे पास है, उसमें आपको दिखा दूंगा। तो ये बंदरगाह जो है, इसको विकसित करने में भारत 2003 से ही मदद कर रहा है। 2003 के बाद से भारत ने इसमें काफी इन्वेस्टमेंट किया है और इसके माध्यम से ये बंदरगाह विकसित हो पाया है। दरअसल इसको विकसित करने में भारत के बहुत से व्यक्तिगत लाभ जो है, भारत के राजनीतिक लाभ और जो सामरिक दृष्टिकोण से वो कुछ लाभ यहां पर प्राप्त करना चाहता है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अगर बात करें तो दो मुख्य बंदरगाह हैं, शाहिद बहष्टी और शाहिद कलंतरी, लेकिन भारत किसका विकास कर रहा है? शाहिद बहष्टी। तो चाबहार बंदरगाह पर दो बंदरगाहों में से एक शाहिद बहिष्टी जो है, इसको भारत विकसित कर रहा है। भारत ने 8 अरब डॉलर निवेश करने की बात इसमें कही है इस प्रोजेक्ट पर, और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए ट्रांजिट रूट के रूप में भी इसको हम विकसित कर रहे हैं कि जब हम समुद्र से अरब सागर होते हुए आगे बढ़े तो लैंड के माध्यम, चूंकि पाकिस्तान हमारे बीच में एक बहुत बड़ा हर्डल है और इसकी वजह से हमारा जो उत्तरापथ हुआ करता था कभी, जो कि सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था अफगानिस्तान होते हुए, वो बंद हो चुका है। वहां से हम कोई निर्यात नहीं कर सकते। नहीं तो अगर वहां से हमको निर्यात और बाकी चीजों का रास्ता मिलता तो डेफिनेटली आज भारत व्यापार की दृष्टिकोण से अलग स्थिति में होता। पूरे यूरोप तक हमारा माल निर्बाध गति से अफगानिस्तान होते हुए जा सकता था, लेकिन अभी पाकिस्तान की वजह से सारी चीजें रुकी हुई है, इसलिए भारत को अल्टरनेटिव रूट देखने पड़ते हैं। भारत का जो पूरा व्यापार है वर्तमान में एक लंबे रूट से होकर के जाता है, ठीक है, जो अरब सागर, भूमध्य सागर, फिर जो हमारा इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड के पास से नॉर्थ सी से होते हुए और बाल्टिक सागर से होते हुए फिर रूस तक हम पहुंचते हैं। तो इतने बड़े रूट को हमें छोटा करने की आवश्यकताएं हैं और इसीलिए हम यहां पर चाबहार बंदरगाह को भी विकसित कर रहे हैं। यह चाबहार बंदरगाह विकसित होने से हम दो रूट पर अपने आप को जोड़ पाएंगे। एक रूट जो अफगानिस्तान पर जाता है और एक रूट जो रशिया की तरफ होते हुए पूरे यूरोप से हमको जोड़ पाएगा। और इसके अलावा एक रूट हम मध्य एशिया की तरफ, जो हमारे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश हैं, उनसे भी जोड़ने में हमारी मदद करेगा। उन पर भी हम अभी चर्चा करते हैं। तो ये एक विशेष प्रोजेक्ट है जिसको हम डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अफगानिस्तान भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो जहेदान नामक एक स्थान तक ट्रेन के माध्यम से सामान पहुंचाते हुए फिर हम अफगानिस्तान तक जुड़ पाए, उसका भी हमने यहां पर बात की। लेकिन अभी हाल में अफगानिस्तान का थोड़ा सा इसलिए रुक गया क्योंकि अफगानिस्तान में अब जो है तालिबान का शासन हमको देखने को मिल रहा है, तो वो एक समस्या वाली स्थिति हमारे लिए हो गई है। भारत को क्या फायदा होने वाला है? भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जब चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इस पर बात करेंगे भी, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, इसको हम डेवलप करने पर काम करेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो जो पहले हम भूमध्य सागर होकर के जो माल का निर्यात करते थे उसकी तुलना में 30% हमारी लागत कम हो जाएगी। ये मार्ग कहां से गुजरेगा इस पर अभी देखते हैं। और इसके साथ साथ जो तापी प्रोजेक्ट है, गैस परियोजना जो है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की जो तापी प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से जो भारत में गैस आने वाली थी, अब उसको रीरूट हम कर रहे हैं और उसको ईरान से होकर के हम लाएंगे, ठीक है। तो वो अगर आ जाता है तो प्राकृतिक गैस चाबहार बंदरगाह से हमको भारत में मिल सकती। तो अब पहले हम कोशिश कर रहे थे कि सीधा पाकिस्तान से होकर आ जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट तुर्कमेनिस्तान से ईरान होते हुए और ये चाबहार बंदरगाह तक पाइपलाइन बिछाने का काम हो सकता है। और उसका लाभ भारत को ये मिलेगा कि हमको सस्ती गैस जो मध्य एशिया है वहां से उपलब्ध हो पाएगी, ठीक है। दूसरा एक और जो काम होगा वो होगा चीन का प्रभुत्व भी कम होगा। भाई देखो, चीन जो है लगातार ग्वादर बंदरगाह जो है बलूचिस्तान क्षेत्र में, उसको डेवलप करने का काम कर रहा है। और अगर हम इस तरह से इसको तैयार कर पाते हैं तो चाबहार प्रोजेक्ट जो है वो डेफिनेटली उसको काउंटर करेगा और भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की बात करें तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा कहां से कहां तक जा रहा है, इसको आप चित्र से समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये देखिए, वर्तमान में जो हम स्टैंडर्ड रूट यूज करते हैं वो रूट आपके मुंबई से रवाना होता है और हमारे लाल सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए और भूमध्य सागर होते हुए और फिर इंग्लैंड में यहां पर नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर से होते हुए हमको सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम
यहां से मुंबई से बंदर अब्बास, यहां पर देखिए आप जो ईरान का यहां पर ये पोर्ट है हमारा चाबहार पोर्ट, यहां पर हम इसको जोड़ें, फिर यहां से होते हुए ये तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है वहां तक जाएगा। यहां से बंदर अंजिल और बंदर अमराबाद, ये दो अलग अलग बंदरगाह हैं जो कि कैस्पियन सागर जो है उसके किनारे पर है। ठीक है, तो ये कैस्पियन सागर हमारा है। तो कैस्पियन सागर से जलमार्ग से होते हुए ये सामान अस्त्रखान तक पहुंचेगा जो कि कहां पर स्थित है, रूस में। ठीक है, तो रशिया के अंदर जो अस्त्रखान है वहां पर ये पहुंचेगा और फिर वहां से वोल्गोग्राद होते हुए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक की हमको कनेक्टिविटी डायरेक्ट यहां से मिल जाएगी। तो ये एक तो देखो इतना लंबा चक्कर लगा करके हम जा रहे हैं और एक हम डायरेक्टली इस रूट से जा रहे हैं। यहां से ही जो तेहरान है इसको हम आगे इधर तुर्कमेनिस्तान का एक स्थान है जिसको बोलते हैं अशबागात। ठीक है, अशबागात एक समझौता भी हमने उसका पार्टिसिपेट हमने किया है 2018 में, इस पर हमने साइन किए थे। अशबागात समझौते के माध्यम से हमको फिर क्या होगा, इधर हमारा जो जो मध्य एशिया है, ठीक है, मिड एशिया जो है उस तक पहुंच मिल जाएगी। तो आगे फिर कजाकिस्तान हो गया और इससे जो तुर्कमेनिस्तान है उसके ऊपर उज्बेकिस्तान और फिर कजाकिस्तान, दोनों से भी हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी और वहां से हमको गैस लाइन के माध्यम से गैस भी मिलना शुरू हो जाएगी। यहां से हम हमारा अन्न और बाकी चीजें भी बाकी देशों तक पहुंचा पाएंगे और यूरोप से भी हमारी एक तरह से कनेक्टिविटी। आगे फिर अगर हम तुर्की से बात कर लें तो फिर यहां से ये जो रूट है यहां से हमको आराम से सीधा यूरोप से कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये एक प्रयास भारत की तरफ से है और इस पर सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके और भी लाभ हमको। एक और जो है तो यहां से इसी चाबहार से हम जहेदान होते हुए और एक कनेक्टिविटी रूट जो है विकसित कर रहे हैं, वो हमारा अफगानिस्तान तक भी जा रहा है। तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा व्यापार है उसको भी हम यहां से बढ़ावा दे सकते हैं। तो पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में हम इस तरह से डेवलप करें तो डेफिनेटली ना केवल हम चीन को काउंटर कर पाएंगे बल्कि इसके साथ साथ आर्थिक रूप से भारत के लिए सुलभ व्यापारिक मार्गों का विकास हो पाएगा। एक और लाभ क्या होगा, जो ये वाला रूट है इस पर क्या होता है, वर्तमान में हूती विद्रोही जो है यमन क्षेत्र के, उनके द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि ऑपरेशन गार्जियन नाम से भी एक ऑपरेशन जो है सी गार्जियन करके चलाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और भारत ने भी एक स्वतंत्र ऑपरेशन यहां पर चलाया हुआ है जिसमें हमारे 10 से ज्यादा जो है जो जलयान है वो इस क्षेत्र में नियुक्त किए गए, जिसमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस मोरमगांव, ये सारे लगाए हैं हमने। इसके अलावा हमारे जो डॉर्नियर विमान है और पीएटाई विमान है उनके द्वारा गश्ती भी हम लगातार पूरे अरब सागर में कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमारे कुछ व्यापारिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं को हमने यहाँ पर महसूस किया था। ठीक है, तो उसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि ये रूट अगर विकसित होता है तो हमको काफी लाभ होंगे। यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो कितने देश हो गए आप इसमें देखिए, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, अजरबैजान हो गया, उसके बाद में आपका रशिया जैसे देश, ये प्रमुख की जो देश हैं, और इसके अलावा अन्य बहुत से देश भी जो है इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें मध्य एशिया के देश भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो 7200 किलोमीटर लंबा ये जहाज, रेल और सड़क मार्ग का मल्टी मोड नेटवर्क है। मल्टी मोड मतलब केवल एक रास्ते से व्यापार नहीं हो रहा, इसमें बहुत से अलग अलग रास्ते सम्मिलित हम कर रहे हैं। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो आरएस परीक्षा के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के पेपर 2 में साइंस एंड टेक में जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें से आएगा। तो वो है जापान का चांद पर मून मिशन। तो जापान ने हाल ही में पुष्टि की है कि उसका जो स्नाइपर नामक मून मिशन है वो सफलतापूर्वक जो है मून पर इंपैक्ट लैंडिंग कर चुका है। ठीक है, और बहुत आसानी से उसने एक पिन पॉइंट लोकेशन पर अपनी लैंडिंग को किया है, सॉफ्ट लैंडिंग जिसको हम कहते हैं, उसने कर ली है। और इसके कारण वो रूस, चीन, अमेरिका और भारत के बाद में जाने वाला 5वां देश बन गया है। स्नाइपर 25 दिसंबर को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था और कल उसने यहां पर लैंड कर लिया है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि स्नाइपर जो है उसमें जो ऑर्बिटर है, उस ऑर्बिटर का जो जो उसका लैंडर है, स्लिम लैंडर, उस लैंडर के जो पैनल है, सोलर पैनल, वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी उसने इसको लैंड किया है और बिल्कुल क्लियरली कर लिया है, तो इसलिए वो अब यहां पर सफल देश बन चुका है 5वां। ये क्या करेगा, ये मून मिशन स्नाइपर का टारगेट क्या है, शियोली क्रेटर है, जो इक्वेटर पर शियोली क्रेटर है, उस शियोली क्रेटर की जांच करेगा और यह पता करने की कोशिश करेगा कि चंद्रमा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो उसके लिए इसको भेजा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है जिसका नाम है संभव 50। ठीक है, तो संभव 50 एक प्रकार की विशेष ऑफलाइन वर्कशॉप है
तो आरएस जंक्शन पर हम पहली बार ऑफलाइन कुछ शुरू करने जा रहे हैं। जयपुर में सांगानेर में हमारा सेंटर अभी जो है 2 से 4 दिन में आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, वो हम शुरू कर रहे हैं। और हमारे पहले बैच में हम मात्र 50 ऐसे स्टूडेंट्स को रख रहे हैं जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार हम ये कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लगभग 90 डेज, ये डिपेंड करेगा आपका जो भी एग्जाम की डेट आती है उसके ऊपर, तो 90 डेज का एक डेली वर्कशॉप हम रखने वाले हैं जिसमें हम 6 से 8 घंटे मिनिमम जो है आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ आपकी तैयारी को धार देने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए कुछ कोचिंग हम नहीं देने वाले क्योंकि ये मेंस के वो स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। बस हम आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का बात करेंगे, जिसमें हम आपको प्री शेड्यूल टाइम टेबल के साथ में वहीं पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम डेली इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। तो डेली आप आंसर लिखेंगे, वहां बैठ करके आपको डेली पेपर मिलेगा, आप डेली वहां आंसर दें और उसके बाद में कॉपियां आपको वहीं पर चेक होकर के आपका एनालिसिस पूरा साथ का साथ आपको मिलता रहेगा। और डे बाय डे जो इंप्रूवमेंट है उस पर भी हम नजर रखने वाले हैं। इसमें आपको पूरी मेंटरशिप मिलेगी। तो जो भी आपको दिक्कतें आ रही है इस तैयारी के दौरान, चाहे वो रिसोर्सेज की हो, चाहे वो कंटेंट की हो, चाहे वो वे ऑफ आंसर राइटिंग की हो, आंसर राइटिंग स्किल्स की हो, वो सारा हम देंगे। पूरा प्रिंटेड आपको स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा, जो हमने अपने खुद के लिए तैयार किया है वही कंटेंट हम पूरा डिजिटली आपको तैयार करके और प्रिंट करवा के देंगे। टेस्ट आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट आपके इसमें रेगुलर होंगे, ताकि 5 दिन पढ़ने के बाद में एक दिन आपको रिवीजन का, जैसे शनिवार को मिल गया, और संडे को आप वापस से टेस्ट दें। 4th पेपर पर विशेषकर हम जोर दे रहे हैं और 4th पेपर की टेस्ट सीरीज पर हम बहुत काम करने वाले हैं। तो डेली प्रैक्टिस, आप डेली लर्न करें चीजों को, उस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा हम फ्रीक्वेंट टॉपर्स के सेशन भी रखेंगे। जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने अच्छी रैंक पिछली प्रतियोगिताओं में हासिल की है, वो भी आपके पास जुड़ेंगे और आपको आकर के और इन चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये आपको पूरा का पूरा एक ओवरऑल आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। चूंकि हमारा पहला बैच होने वाला है, इसलिए हम इसमें तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले और इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। मुख्य विशेष करके जो लोग मेंस दे चुके हैं पहले और जो उसके अनुभव से इतने खुश नहीं थे और अब चाहते हैं कि ये उनका अंतिम चांस हो, तो हमने जैसे 50 का टारगेट रखा है कि अंडर 50 हम स्टूडेंट्स को लाने की यहां पर प्रयास करेंगे, ताकि उन्हें बार बार वो रिपीटेशन ना करना पड़े जैसे कि हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो करने के लिए हम यहां पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पूरी की पूरी टीम वो है जिसने आरएस के एग्जाम से अच्छी तरह से अपने आप को अनुभव ले लिया है और जो ये जानते हैं कि इस एग्जाम की डिमांड्स क्या क्या हैं, तो उस पर हम काम यहां पर करने वाले हैं। चलिए, तो आप इसके लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी डिटेल इसकी मिलेगी। इसके अलावा आप एक फॉर्म, गूगल फॉर्म है जिसका लिंक मैंने यहां पर दिया है, तो उसको आप भर दीजिए। तो जो भी हमारे 50 बच्चे जो सबसे बेहतर इनमें होने वाले हैं उनको हम लेने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत से फॉर्म्स हमारे पास फिलअप हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें से सेग्रीगेशन करेंगे और जो केवल 50 हमको सबसे बेस्ट लगने वाले हैं उनमें, उन्हीं को हम इसमें चुनेंगे। वो आपके जो है पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन के बाद में हम इस चीज को तय करने वाले हैं कि किनको हमें इसमें लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मिशन पर पूरे का पूरा डिटेल में, ताकि हमको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी जो है वो मिल जाए। फिर हम चंद्रयान 3 को भी देखेंगे क्योंकि वो हमारा भारत का मिशन है, तो वो भी जरूरी है देखना। तो ये जो मिशन है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या क्या बदलाव करेगा। इसके साथ ही एक और जो बात हुई है घटना, वो है हमारे लैंडर विक्रम से संबंधित। दरअसल क्या था कि हमारे लैंडर विक्रम पर एक हमने प्रोब भेजा था, उस पर एक जो है हमने प्रोब रखा था जिसको नाम दिया गया है पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, या शॉर्ट में LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये एक प्रकार का प्रिज्म है क्यूब शेप में, ठीक है, और इसको नासा के द्वारा विकसित किया गया था और इसको हमारे इस विक्रम लैंडर पर लगाया गया है। भले ही विक्रम लैंडर निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन यह प्रिज्म कई समय तक, बहुत लंबे समय तक वहां पर काम करेगा और जितने भी आगामी मिशन हैं उनको एक तरह से जियोडेटिक स्टेशन के रूप में, मतलब ये अपनी लोकेशन वहां पर उनको दिखाता रहेगा और उससे लोगों को सटीक रूप से ये पता चल पड़ेगा कि उनको अपने जो भी यान है उनको कहां पर उतारना है। तो वहां पर ये मदद करने का काम करने वाला है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। तो ये हमने भेजा और इसको एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है कि भविष्य के जो चंद्र मिशन है उनके लिए बहुत मदद करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं हमारे चांद पर भारत के मिशन की। देखिए, अमेरिका ने भी चांद पर बहुत से मिशन भेजे हैं, जैसे अपोलो मिशन चांद के द्वारा चांद पर भेजा गया है उसके द्वारा, और इंसान को भी सबसे पहली बार जो है उतारा गया था। इसके बाद में अब आर्टेमिस नामक एक और सीरीज जो है अमेरिका भी शुरू कर रहा है। आर्टेमिस और अपोलो भाई बहन हैं, जो उनके माइथोलॉजी है उसके अंदर इनको भाई बहन का दर्जा दिया गया है। तो अपोलो के बाद अब आर्टेमिस की बारी है, और आर्टेमिस में 3 यान, आर्टेमिस 1, 2 और 3। तो आर्टेमिस 1 ऑलरेडी चंद्रमा पर जा चुका है, आर्टेमिस 2 जो है इसके द्वारा अब उसको तैयार किया जा रहा है, और आर्टेमिस 3 के द्वारा जो है चंद्रमा पर बस्ती बसाने के प्रयास किए जाएंगे। आर्टेमिस 2 में इंसान को भेजा जाएगा और आर्टेमिस 3 में बस्ती बसाने का काम चंद्रमा पर किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें चीन की, तो चीन ने भी चांग ई नामक जो है मिशन भेजे हैं, जिसमें 3, 4, 5 इस तरह से उसने 3 मिशन अब तक वहां भेजे हैं, और चांद पर से नमूने लाने का भी काम वो कर चुका है, वापस लाने का। ठीक है, जैसे अमेरिका ने किया उसी तरह से उसने भी किया है। भारत की बात करें तो भारत ने 2008 में अपने चंद्रयान प्रथम के साथ में इस मिशन की शुरुआत की थी, और चंद्रयान प्रथम ने सक्सेसफुली वहां पर क्रैश लैंडिंग की। ठीक है, जिसको मून इंपैक्ट प्रोब भी हम कहते हैं, एक प्रोब हमने भेजा था, तो उसको हमने उसकी सतह से टकराया, और उसके बाद जो वहां पर धूल मिट्टी उड़ी उसका विश्लेषण हमारे ऑर्बिटर के द्वारा किया गया था। इसके बाद दूसरे में भी हमने चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा था, लेकिन हमारा जो ऑर्बिटर तो है वो तो सही सलामत है, लेकिन जो लैंडर था वो लास्ट टाइम में जो है कुछ गड़बड़ी की वजह से क्रैश हो गया था, तो वो सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद में हमने क्या किया, 23 अगस्त 2023 को हमारा तीसरा चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको वहां पहुंचाया, और उसके विक्रम लैंडर ने आसानी से वहां पर लैंडिंग की। लैंडिंग करने के बाद प्रज्ञान रोवर उससे अलग हुआ, उसने वहां पर मून पर जो है थोड़ी चहलकदमी भी की, और उसने बहुत सी तस्वीरें भी हमको भेजी है, जिसका रिसर्च में प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। चंद्रयान 3 पर बात करें तो इसमें हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा था इस बार। ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम था, उसके साथ में जो है एक ऑर्बिट में हमने कोई अलग से ऑर्बिट जो है वो नहीं भेजा, क्योंकि पिछले चंद्रयान 2 का जो बचा हुआ था उसी को हमने काम में लिया। और एक लैंडर और एक रोवर, लैंडर विक्रम और विक्रम साराभाई के नाम पर, और रोवर का नाम प्रज्ञान, आप सभी इसको जानते हैं। अब अगर आगे बात करें तो ये उतरा कहां पर, 23 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार शाम को 6:04 पर। जहां पर ये उतरा तो देखिए उस पॉइंट को हमने क्या बोला, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और 23 अगस्त को चूंकि उतरा इसलिए इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का भी नाम दिया है। ये दो चीजें आपको फैक्ट याद रखने हैं। यहां पर चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 टकराया था उस जगह को हमने तिरंगा पॉइंट नाम दिया है, और जहां पर चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब आया था उसको हमने जवाहर पॉइंट का नाम दिया है। तो ये 3 नाम, शिव शक्ति, तिरंगा और जवाहर। तो सबसे पहले जवाहर को याद रखिए, सबसे पहले यह मिशन का, फिर जवाहर जी के बाद में आपके जो है तिरंगा हो गया, और तीसरा जो है उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति। क्लियर। अब अगर हम बात करें लैंडर पर भेजे गए जो उपकरण हैं उनकी, तो हमारे पास में कुल मिलाकर के 6 अलग अलग प्रोब हैं, लैंडर, रोवर और आपके नॉर्दर्न मॉड्यूल जो है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उस पर जो लगे हुए हैं। तो 4 तो हमारे रोवर पर थे, ठीक है, सॉरी लैंडर पर थे, जिनमें एक था रंभा। ठीक है, रंभा लैंगुमर प्रोब जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका काम क्या था, जो उसकी सतह पर प्लाज्मा है उसका अध्ययन करना। इसके बाद में चेस्ट नाम से था, चंद्र की सतह का तापीय भौतिक परीक्षण। ठीक है, तो तापमान जो है सतह का, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, और वायुमंडल है भी तो बहुत विरल जो है, सॉरी वायुमंडल तो है ही नहीं, और उसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम है। ठीक है, हमारी तुलना में लगभग 1/6 है। तो ध्रुवीय क्षेत्र के निकट जो चंद्रमा की तापीय विशेषताएं हैं उनको ये देखता है, क्योंकि डायरेक्टली धरती जो है रेडिएशन वहां पर लेती है। चंद्र भूकंप जो गतिविधियां होती है तो उसकी इनर जो भी सिस्मिक गतिविधियां वहां पर हो रही है, जो भी भूकंप की गतिविधियां हैं उनको ये मापने के लिए भेजा गया था इल्सा नामक एक और प्रोब, और एपेक्स नामक एक प्रोब था जो कि अल्फा कणों की जानकारी के लिए था, जो रोवर पर लगा हुआ था। लिप्स नामक एक जो है ये लेजर प्रेरित बैकग्राउंड वर्ण क्रम माफी, तो जो लेजर इंड्यूस्ड, लेजर के माध्यम से जो वहां पर जो वर्ण क्रम होता है, ठीक है, जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसको मापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर हमने यहां पर भेजा। नोदन जो हमारा मॉड्यूल था जो कि प्रोपल्शन के लिए काम कर रहा था वहां पर, वो शेप नामक उसके साथ में भेजा था, ताकि हम जो है पृथ्वी जो है उसको वहां से ऑब्जर्व कर सके। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल इसमें भेजे गए। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको बस याद कर लेना, तो मैंने डिटेल में आपको दे दिया है ये। इसके बाद में आता है जिस यान से भेजा, तो वो है LVM-3M4।
आपके पूरे के पूरे सिलेबस में एक पोर्शन ये भी आता है पेपर 2 में कि कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल्स हमारे पास हैं। तो हम SLV, PSLV, GSLV Mark 3, ठीक है, और जो है स्मॉल लॉन्च व्हीकल अभी जो हम नया डेवलप कर रहे हैं SSLV, ठीक है, ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं। उनमें से एक है LVM3 M4। पहले इसको GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था और इसको अब नाम हमने इसका चेंज कर दिया है। तो इसके माध्यम से हमने बड़ी मात्रा में और भी उपग्रहों को भेजा है, ठीक है। OneWeb के उपग्रह हमने इसके माध्यम से लॉन्च किए थे और ये वर्जन 4 था। LVM3 का M4 नाम से वर्जन था, उसको हमने भेजा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से एक तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत से उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें कि 15, 20, 50, 100 उपग्रह एक साथ लॉन्च करें, खास करके दूरसंचार के मामले में आज देख रहे हैं हमको बहुत से छोटे छोटे सैटेलाइट्स का नेटवर्क चाहिए होता है, तो वो ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, पृथक उपग्रहों के बीच में एक अंतर बनाए रखने की भी ये जो है व्यवस्था हमको प्रदान करता है। ये बहुकक्षा, मतलब आपको एक उपग्रह को लियो में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है, एक को मीडियम अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है और एक को जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है, तो उसमें भी ये मदद करता है। अर्थ ऑर्बिट्स भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है, तो आप उसको भी जरूर देखें। इसके अलावा ये भारत का विशालतम और सबसे भारी रॉकेट है। इसकी खासियत यह है कि ये LEO अर्थात जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इसमें 10,000 किलो तक के भार के उपग्रहों को ले जा सकता है, जबकि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, वहां पर ये क्या कर सकता है, ये वहां पर 4,000 किलो तक का पेलोड लेकर के जाने में सक्षम है। अब बात करते हैं इसका जो नोदन चरण है उनके बारे में। तो इसमें टोटल मिलाकर के 3 नोदन चरण हमको देखने को मिलते हैं। पहला चरण है आपका स्ट्रेप ऑन मोटर्स। तो 2 मोटर्स इसमें लगी हुई है, जो सोलिड बूस्टर जो है इनमें भरे जाते हैं, सोलिड प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इनका नाम है S200, ठीक है। उसके बाद में क्रोड चरण में या मध्य चरण में L110 नाम से हमारा एक इंजन है, इनको हम विकास इंजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो द्रव ईंधन को ये अपने साथ में लेकर जाता है, जैसे कि N2O4 तरह का जो ईंधन है उसको ये अपने साथ लेकर जाता है। फिर तीसरे चरण पर इसमें आता है आपका ऊपरी चरण, जिसको हम क्रायोजेनिक स्टेज भी बोलते हैं। क्रायोजेनिक मतलब जो सामान्य तापमान जो 0 डिग्री सेल्सियस है उससे काफी कम -273 डिग्री तक के टेम्परेचर पर ले जाकर के, और जो है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड जो है हाइड्रोजन का प्रयोग यहां पर किया जाता है, ठीक है, दहन के लिए। तो C25 नाम इसको दिया गया है और इसमें जो इंजन उपयोग किया जाता है उसको C20 इंजन का नाम दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारे इस उपग्रह की बेसिक विशेषताएं जो आपको पता होनी चाहिए। ये जब चंद्रमा पर कोई भी यान भेजा जाता है तो उसके लिए पहले उसको हमारी ही पृथ्वी की कक्षा में ही लगातार उसके ऑर्बिट को मैनूवर कराया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, एक ही बिंदु से बार बार भेजते हुए। जैसे किस तरह से किया जाता है आप देख सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है तो हम क्या करते हैं, जैसे इस बिंदु को हमने एक स्थानीय बिंदु ले लिया, इस तरह से इसके ऑर्बिट को बढ़ाते हुए, ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करके, और फिर ये क्या करते हैं, यहां से इसको भेज देंगे आगे, फिर वो चंद्रमा की सतह पर जाएगा और वहां पर जाकर के चंद्रमा के चारों तरफ ये चक्कर लगाना शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे अपने जो है ऑर्बिट को कम करते हुए फिर उसके चक्कर लगाना वो शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग करके इसको वहां पर भेजा जाता है, ये प्रणाली इसकी होती है। तो ये है दोस्तों आज की हमारी कक्षा। थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन मान के चलिए इंपॉर्टेंट भी इतनी है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह बने रहें। अगली कक्षा में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।